नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। इस लेक्चर में हम असामान्य मौलिक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परासरण व परासरण दाब के बारे में डिटेल से पढ़ा था। ये टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद मैं आपको इस यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अवेलेबल करवाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक असामान्य मौलर द्रव्यमान। देखो, जब हम विलेय को विलायक में घोलते हैं तो हो सकता है कि विलेय का संगुणन हो जाए, यानी विलेय के दो अणु आपस में बंध द्वारा जुड़कर एक डाइमर बना सकते हैं। सेकंड, यदि हम विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का आयनन हो सकता है। जैसे NaCl को हमने जल में घोला तो ये Na और Cl दो आयनों में टूट गया। पहले केवल एक NaCl का कण था, उस समय कितने मिल गए? दो। यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोले तो ये एक मैग्नीशियम दो क्लोराइड आन देता है। टोटल कितने कण होंगे? 3। तो जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का संगुणन हो सकता है, विलेय का वियोजन हो सकता है। इसके कारण कणों की संख्या कम या अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप मौलिक द्रव्यमान सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक हो जाता है। ऐसा मौलिक द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक हो, असामान्य मौलिक द्रव्यमान कहलाता है। तो देखो, हम शुरू से बात कर रहे हैं विलेय को विलायक में घोलने पर नंबर 1, यदि विलेय का जो घुलने वाला है वियोजन या आयनन हो जाए तो क्या होगा? विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी। विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। और जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो मौलिक द्रव्यमान कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने NaCl को वाटर में डिसोल्व किया, ये एक Na प्लस और एक Cl माइनस में ब्रेक हो गया। कुल कितने कण मिले हमें? 2। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो ये एक देगा मैग्नीशियम आयन और 2 देगा क्लोराइड आयन। कितने कण हो गए? 3। पहले NaCl एक कण था और जैसे ही इसको विलायक में घोला, आयनन के कारण 2 कण हो गए। मैग्नीशियम क्लोराइड पहले एक था, आयनन के कारण कण कितने हो गए? 2, सॉरी 3। तो जब आयनन या वियोजन होगा तो विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है? यदि विलेय का संगुणन हो जाए तो विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन या एप्रोटिक विलायक में घोले तो एसिटिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डाइमर बना लेते हैं। पहले 2 थे और उसके बाद कितने हो जाते हैं? 1। जैसे बेंजीन में एसिटिक अम्ल
घोलने पर दो अणु किसके, एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डाइमर द्विलक बना लेते हैं। तो पहले दो थे और जैसे ही हमने इसको बेंजीन में घोला उसके बाद कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, तो देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है। दो अणु कैसे जुड़ेंगे, तो देखो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ O और इससे जुड़ा हुआ O से जुड़ा हुआ H। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और एसिटिक अम्ल में से क्या जुड़ा होता है, CH3। ऐसे ही C इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई ऑक्सीजन और यहां जुड़ा हुआ CH3। तो जैसे ही हम इसको बेंजीन मिलाकर में घोलेंगे तो क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन अल्प विद्युत ऋणी आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। ठीक है, ऐसा ही इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। तो ये धनावेशित हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगी, ऐसे ये ऋणावेशित ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होगी और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार जब एसिटिक अम्ल को हम बेंजीन में घोलते हैं तो एसिटिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। पहले एसिटिक अम्ल के अणु दो थे और बाद में कितने हो गए, एक। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब विलेय का आयनन होता है तो विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप जो मोलर द्रव्यमान है वो घट जाता है। लेकिन सेकंड, जब विलेय का संगुणन हो जाए तो विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है लेकिन मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल का पहले मोलर द्रव्यमान 60 होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डाइमर बनाते हैं तो इसका आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान 120 हो जाता है, क्योंकि दो अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं। तो जब भी आयनन होगा कणों की संख्या बढ़ेगी, मोलर द्रव्यमान घटेगा, और जब संगुणन होगा कणों की संख्या घटेगी, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वैल्यू की बजाय कम या अधिक प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक हो। अब नॉर्मल मोलर मास ए सामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि हम संगुणन या वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए वॉन हॉफ ने एक गुणांक दिया जिसे हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। वॉन हॉफ गुणांक द्वारा संगुणन या वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो हम इसी से रिलेटेड बहुत ही इस यूनिट का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वॉन हॉफ गुणांक। स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये क्या काम आएगा, वांड ऑफ गुणांक द्वारा संगुणन या वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है।
देखो वन दो गुणांक आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू होगा अनुसंख्यक गुणोत्तम के प्रेक्षित मान जो हम ज्ञात करते हैं अपॉन सैद्धांतिक मान जो होता है ओरिजिनली, तो आई हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान अपॉन हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान। या आई इक्वल टू हो जाएगा संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। और इसके अपॉन आ जाएगा संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। अपॉन संगुणन या वियोजन के पूर्व पहले कणों की संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं, संगुणन या वियोजन से पहले एसिटिक अम्ल के अणुओं की संख्या कितनी थी, 2 थे, और बाद में कितने हो गए, 1। तो बेंजीन में एसिटिक अम्ल के विलयन का वन टू गुणा कितना हो जाएगा, हाफ, 1/2। अब देखो जब हम अनुसंख्यक गुणधर्म में वन टू गुणांक को सम्मिलित करते हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएंगे, तो अनुसंख्यक गुणधर्म को या अनुसंख्यक गुणधर्म में वन टू गुणा आई सम्मिलित करने पर, क्योंकि संगुणन और वियोजन होगा तो अनुसंख्यक गुणधर्म के मान में चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो अपने वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या हो जाएगा, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल्स टू आई इंटू एक्स ए, ये अनुसंख्यक गुणधर्म। उसके बाद क्वथनांक का अवयव डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एन, हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एन, और प्रश्न दाब हो जाएगा पाई बराबर आई इंटू ए सी आर। ये अनुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू तब है जब हम इसमें वन टू गुणांक को शामिल करें। अब देखो यदि वन टू गुणांक आई की वैल्यू 0 है तो संगुणन या वियोजन नहीं होगा। जब वन टू गुणांक आई की वैल्यू 1 से अधिक है, देखो ऊपर वाला जब ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, आयनन होगा, और जब वन टू गुणांक की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, संगुणन। तो हम यहां लिख लेते हैं आई इक्वल टू 1, ये आई इक्वल टू 0 लगता है। सेकंड आई ग्रेटर देन 1, थर्ड आई लेस देन 1। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो विलय का संगुणन, ना तो संगुणन होगा ना ही वियोजन, क्योंकि पहले और बाद में जब बराबर है तभी 0 आएगा, तो संगुणन या वियोजन नहीं होगा। सॉरी, हम यहाँ 0 की जगह कितना कर लेते हैं, 1, क्योंकि मान लो पहले भी 1 था बाद में भी 1 था तो वैल्यू 1 आएगी। यदि आई की वैल्यू 1 से अधिक है तो कणों की संख्या बढ़ रही है तो विलय का वियोजन होगा, और जब आई की वैल्यू 1 से कम है तो विलय का क्या होगा, 0।
जो प्रबल विद्युत अपघट्य है जिनका पूर्णतः वियोजन होता है उनके लिए वान होप गुणांक आई का मान उनके वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या के बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। स्टार लगा के करवा रहा हूं। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य हैं जो पूर्णतः वियोजन हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या के बराबर होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हम बात कर रहे हैं NaCl। NaCl जो है जब इसका वियोजन होगा तो एक Na एक Cl, टोटल कितने देगा 2, तो इसका वन डॉट गुणांक 2। KCl पोटेशियम क्लोराइड एक K प्लस एक Cl माइनस देगा, वन डॉट गुणांक 2। MgCl2 एक मैग्नीशियम देगा 2 क्लोराइड देगा, टोटल आयन 3, तो वन डॉट गुणांक की वैल्यू 3। Al2SO43 एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट देगा, तो वन डॉट गुणांक 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स आयन देगा, 4 देगा पोटेशियम, 4 में से कितना हो जाएगा 5। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके वांटो गुणांक का मान वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या के बराबर होता है। अब हम वांटो गुणांक व संगुणन की मात्रा तथा वांटो गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध पढ़ेंगे। थोड़ा बोल के सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं वांटो गुणांक आई व संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। सपोज करो विलेय का 1 मोल विलायक में घुला हुआ है और ये संगुणित होकर An अणु देते हैं। यदि संगुणन की मात्रा एल्फा है तो वांटो गुणांक कैसे निकालेंगे? अब देखो संगुणन का सीधा सा मतलब यह है कि जब विलेय के अणु का संगुणन होगा तो विलेय के कणों की संख्या कम हो जाएगी लेकिन मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो सपोज करना है, माना कि विलेय का 1 मोल विलेय में घुला हुआ है विलेय के अणु संगुणित होकर शामिल होकर An अणु बनते हैं। यदि तो संगुणन है संगुणन की मात्रा एल्फा है तो देखो विलेय के Na अणु थे और ये जब संगुणित हुए तो इन्होंने एक अणु बना लिया An। प्रारंभ में मोल कितने थे? 1 था,
और ये संगुणन हुआ ही नहीं। तो सुनिए, जब सम भी स्थापित हो गया तो क्योंकि अल्फा भाग संगुणित हो गया है तो पीछे कितना बचा, एक था, एक में से अल्फा निकाल लो, ये बच गया। अब ये जो अल्फा है, ये अल्फा जो संगुणन की मात्रा है, ये एन अणुओं की संगुणन की मात्रा है। तो एक की कितनी होगी, तो हम अल्फा को एन से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, विलेय के सैद्धांतिक मोल कितना है, एक है। प्रेक्षित मोल कितना है, दोनों को जोड़ दो, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन, ये प्रेक्षित मोल। अब हम बात करेंगे वांटो गुणांक की। तो वांटो गुणांक क्या होता है, आई बराबर विलेय के प्रेक्षित मोल डिवाइडेड बाय विलेय के सैद्धांतिक मोल। बराबर प्रेक्षित मोल 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, सैद्धांतिक है एक। तो ए का भाग भी यही आएगा। तो अपने आई बराबर हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। यदि मैं एक को इस तरफ लेकर आऊंगा क्या हो जाएगा, आई के माइनस में चला जाएगा, आई माइनस 1 इस तरफ रह जाएगा बराबर माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटा एन। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 आई हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई इक्वल टू, आगे है ये प्लस हो जाएगा एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन, यही होगा। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया 1 माइनस आई इक्वल टू, एल्फा कॉमन आ जाएगा तो एल्फा कॉमन, यहां बचा एक माइनस, ये कॉमन है तो ये बचा 1 अपॉन एन। आगे और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आई इक्वल टू एल्फा। अब देखो एन एल्सम है तो ये ए को गुणा करेंगे तो एन माइनस एन में एन को डिवाइड करेंगे तो एक आएगा -1 अपॉन एन। हमें क्या चाहिए, अल्फा, अल्फा ही चाहिए। तो ये एन चला जाएगा, देखो हमें चाहिए एन, तो ऊपर जो है 1 माइनस आई अपॉन, ये एन माइनस 1 चला जाएगा नीचे और एन चला जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये संगुणन की मात्रा और वांटो गुणांक आई के बीच में संबंध बताते हैं। अब हम सेकंड ले रहे हैं, वांटो गुणांक आई व वियोजन की मात्रा एल्फा व समान। सपोज करो विलेय का एक मोल घुला हुआ है और विलेय के अणु वियोजित होकर एन ए अणु देते हैं। यदि वियोजन की मात्रा एल्फा है तो आई किसे निकालेंगे, मान के विलेय का कितना मोल घुला है, विलेय का सिंगल मोल घुला है, विलेय के अणु वियोजित होकर एन ए अणु देते हैं। यदि जो वियोजन है उसकी मात्रा अल्फा, यदि
वियोजन की मात्रा एल्फा है। तो देखो शुरू में एक अणु था, बड़े अणु थे, ये टूट कर एन अणु दे रहा है। जैसे KCl था तो टूट कर एक K प्लस एक Cl माइनस दे रहा है। तो प्रारंभ में जब स्टार्ट किया था उस समय मोल कितने थे? विलय का 1 मोल था। इसका संघनन या वियोजन नहीं हुआ तो वियोजित होने वाले कणों की संख्या कितनी होगी? 0। अब क्योंकि इनके बीच में साम्य है तो साम्य में मोल क्या होंगे? एल्फा भाग आयनिक या वियोजित हो गया तो बचा कितना? 1 माइनस एल्फा। अब ये जो एल्फा है ये एक अणु के वियोजन की मात्रा है। एक अणु की कितनी होगी? इसको हम गुणा कर लेंगे n से। अब देखो विलय के सैद्धांतिक मोल कितने हैं? ओरिजिनली कितने होने चाहिए? हमने यहाँ विलय के सिद्धांत कितने मोल लिए हैं? 1 मोल बोला है। और जब ऑब्जर्वेशन किया तो प्रेक्षित मोल कितने निकले? दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एन। तो ठीक है, निकालो क्वांटम गुणांक आई। क्वांटम गुणांक आई क्या होता है? विलय के प्रेक्षित मोल बटा सैद्धांतिक मोल। प्रेक्षित मोल 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन सैद्धांतिक मोल क्या है? 1। ए का भाग देंगे तो यही आएगा। तो आई क्वांटम गुणांक हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ए को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो आई माइनस 1 इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, यही रहेगा। आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो एल्फा आ जाएगा कॉमन। अब ये माइनस वाला ये प्लस वाला है तो इसमें एल्फा कॉमन आ गया, बचा क्या? एन। और इसमें क्या बचा? माइनस 1। तो आई माइनस 1 इक्वल टू है एल्फा एन माइनस। एल्फा क्या हो जाएगा? एल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1 में एन माइनस 1 का चला जाएगा। ये इक्वेशन हमें वियोजन की मात्रा एल्फा और क्वांटम गुणांक आई के मध्य संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में असामान्य मौलिक द्रव्यमान, क्वांटम गुणांक और क्वांटम गुणांक व संगुणन की मात्रा एल्फा तथा वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध डिटेल से पढ़ लिया है। और यहाँ पर अपने ये जो सॉल्यूशन वाली यूनिट है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा है अलग से इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।